हेलो गाइस, वेलकम टू द साइकोलॉजी सीरीज। आज हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का। 6 स्कूल है हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या फिर ह्यूमनिज्म, जो कि डेवलप हुआ था मिड 20th सेंचुरी में, जिसके की फिगर्स हैं कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो। इसका कोर आइडिया है कि इसमें हम एम्फेसिस करते हैं पर्सनल ग्रोथ में। एक ह्यूमन जैसे जैसे ग्रो करता है, बचपन से बड़े होते हैं, तो उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी और उसकी थिंकिंग ग्रो होती है। वो सेल्फ एक्चुअलाइज करता है कि उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, दैट इज़ कि क्या सेट्स ऑफ बिलीव हमने खुद के बारे में बना रखे हैं। और ये कंसिडर करता है कि ह्यूमन्स जो होते हैं वो बचपन से इनहेरेंटली गुड होते हैं और केपेबल होते हैं अपनी चॉइसेस, अपनी लाइफ चॉइसेस खुद करने के। अब ये कैसे इमर्ज हुआ? तो इट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के स्कूल। ये साइको एनालिसिस जो स्कूल था वो फोकस करता था अनकॉन्शियस माइंड पे, और बिहेवियरिज्म फोकस करता है बिहेवियर पे जो कि ओवर्ट है। तो उन्होंने बोला साइको एनालिसिस ऐसी चीज़ पे फोकस कर रहा है जो कि हमारे हाथ में ही नहीं है, जो कि है अनकॉन्शियस माइंड। बिहेवियर भी क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल इवेंट्स ही या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही हमारे बिहेवियर को गवर्न करता है। तो एक ह्यूमन के हाथ में क्या है जिससे वो अपनी शेप कर सकता है पर्सनालिटी? तो उन्होंने आइडिया दिया कि हर ह्यूमन जो है यूनिक होता है, और उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पे एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया, मतलब एक पॉजिटिव व्यू दिया, और कहा कि हर ह्यूमन एक या फिर इंडिविजुअल होल होता है और यूनिक होता है, और सबकी अपनी पर्सनालिटीज़ और डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, और हर इंसान जो कि है बड़ा होते होते अपनी कैपेबिलिटीज़ जानता है और पर्सनली ग्रो करता है। नाउ लेट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो हर इंसान के अंदर एक सेल्फ इमेज होती है, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल अपने आप को कैसा देखते हैं। जैसे कि कोई हो सकता है अपने आप को देखे कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, कोई देखे कि मैं बहुत काइंड हूँ या फिर बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ। तो हर इंसान की एक सेल्फ इमेज होती है, उसके बिलीव्स होते हैं खुद के बारे में, और एक इमेज होती है। तो हाउ यू सी योर सेल्फ किसके अंदर आता है? सेल्फ इमेज के अंदर, प्लस सेल्फ एस्टीम। अगर हम जैसे अपने आप को देखते हैं वैसे ही हम काम भी करते हैं और दूसरे भी हमें वैसे ही देखते हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम क्या है? इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं हम जैसे अपने आप को देखते हैं लेकिन उसके थ्रू उसके लिए काम नहीं करते, तो हमारी सेल्फ एस्टीम क्या है? कम हो जाती है, हमारी वैल्यू। और एक होता है आइडियल सेल्फ। हमारे भी एस्पिरेशन होते हैं कि हम कैसे बने, तो वो क्या होता है? हमारा आइडियल सेल्फ, जिसके लिए हम वर्क करते हैं। जैसे कि एक पर्सन है जो अपने आप को बहुत काइंड और हेल्पफुल देखता है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसी चीज़ें करेगा जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हों, तो उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी और वो अपने आइडियल सेल्फ के लिए करीब जाता जाएगा। और हर इंसान जो है दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है, अपने लेंसेज से देखता है। ये क्या है? उसकी फ्री विल है कि मैं किसी चीज़ को देखना, मैं किसी भी चीज़ को देख रही हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। इसको क्या बोलेंगे? फ्री विल। अब एक होता है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग अपनी कैपेबिलिटीज़। हम जब बड़े होते जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस में अच्छे हैं, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या काम हम बेहतर तरीके से करते हैं, इसलिए हम उसके लिए वर्क करते हैं। अब मॉस्लो ने क्या है? एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, जिसे हम मोटिवेशनल थ्योरी भी बोलते हैं साइकोलॉजी में। उन्होंने क्या बोला कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं लाइफ में, और जब हम उन एक लेवल को कंप्लीट कर देते हैं तो हम दूसरे लेवल पे जाते हैं। जैसे कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट तो होती है कि हमें खाना मिल सके, हम एक प्रॉपर प्लेस पे रह सकें, दैट इज़ शेल्टर, और हमें अच्छे कपड़े पहनने को मिल सके। ये हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। अगर ये पूरी हो जाती हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? फिर हमें चाहिए होता है कि हम जहाँ भी रह रहे हों वो एक सिक्योर प्लेस हो, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों, हम एक अच्छी जॉब कर रहे हों, और हमारी हेल्थ क्या है? बेटर रहे। जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर हम आते हैं लव एंड बिलोंग्स टू, दैट इज़ रिलेशनशिप। जो भी हमारे आसपास लोग हैं, हमारी फैमिली, फ्रेंडशिप, वो अच्छी हो। फिर आती है एक उसके आगे वाली लेवल जो कि होती है एस्टीम की, जो कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम देती है, जैसे हम देखते हैं और हमारा स्टेटस क्या है सोसाइटी में, प्लस हमें रिकग्निशन मिल सके, लोग हमें पहचाने। और सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब हमारी फुल पोटेंशियल पे हम रीच कर जाते हैं, हम जैसा बनना चाहते थे हम बन जाते हैं, तब हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। तो ये लेवल्स क्या जब उन्होंने बताई तो उन्होंने बोला कि हर इंसान जो है बेसिक चीज़ से स्टार्ट करता है, जो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, और अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर इंसान अपनी लाइफ में ये सारी लेवल्स पूरे कर सके। हो सकता है कोई इंसान इसी पे ही अटक जाए या फिर इसी पे। और ये जो उन्होंने पिरामिड दिया ये मोस्टली केसेस में एप्लीकेबल तो है, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि किसी के अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स हो, सेफ्टी नीड्स हो, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं पॉवर्टी होने के बाद भी, मतलब गरीब होने के बाद भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाते हैं। मतलब उन्हें अपनी पोटेंशियल, अपनी काबिलियत और एक जो होता है ना अंदर
खुद को जान लेना, वो वाली फीलिंग आ सकती है। या फिर कुछ लोगों के लिए लव एंड बिलोंगिंग से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रख सकता है, एस्टीम। तो ये क्या है, फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम ऐसे लेवल्स में जाते हैं। और उन्होंने बुक भी लिखी है जो कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, और एक और बुक लिखी है जिसका नाम है टुवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। एक और चीज़ है जो उन्होंने कही है जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी में इन आवर लाइफ वी टेंड टू ग्रो, मतलब हम छोटे बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर ग्रो होता है और हम अपने बेटर सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं, जो हम चाहते हैं जैसे बनना। एक कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस का। तो जैसे मैंने बताया कि हर इंसान के अंदर एक सेल्फ की भावना होती है कि वो कैसा है, उसका रियलिस्टिक सेल्फ कैसा है, और एक होता है आइडियल सेल्फ, जैसा वो बनना चाहता है, उसकी जो भी एस्पिरेशन है, डिज़ायर्स हैं, वैसा बनना चाहता है। तो जब ये दोनों चीज़ें, मतलब जो उसकी सेल्फ इमेज है कि मैं ऐसा बनना चाहता, जो उसकी सेल्फ इमेज है, मतलब वो जो अभी प्रेजेंट में है, मान लो कोई स्टूडेंट है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसकी सेल्फ इमेज, मतलब अभी तो वो वर्क ही कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए उसकी सेल्फ इमेज हो गई। और आइडियल सेल्फ क्या है कि उसे अच्छा हार्ड वर्क करके डॉक्टर बनना है, तो उसकी आइडियल सेल्फ हो गई। अब वो आइडियल सेल्फ के लिए क्या है, वर्क करेगा, मतलब स्टडी करेगा। तो जितना उसकी सेल्फ इमेज उसके आइडियल इमेज के लिए के साथ पास होती जाएगी, उतना ही क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, मतलब ये ओवरलैप करेंगे सेल्फ और आइडियल सेल्फ। और आखिर में क्या होगा कि अगर उसने उतनी ही स्टडी कर ली हार्ड, और वो क्या है, उसने डिग्री ले ली डॉक्टर की, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस में जाएगा, मतलब उसके सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ सिमिलर हो जाएंगे, जो कि ओवरलैप करने लग जाएंगे। वहीं क्या होता है, कभी कभी जो हमारी जो सेल्फ इमेज होती है वो हमारी आइडियल सेल्फ से मैच नहीं करती, मतलब हम चाहते तो कुछ हैं लेकिन रियलिस्टिक में वैसे काम नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आइडियल सेल्फ तक पहुंच सकें। और इसी की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर वरी और एंजाइटी आने लगती है, सेल्फ डाउट आने लगता है, और डिप्रेशन भी लीड कर सकता है। अब हम इसमें क्या है, जो मेथड यूज़ करते हैं ह्यूमनिस्टिक स्कूल में, क्या होता है, केस स्टडीज़। हम जो है केस स्टडीज़ देखते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ कैसे, जो कि ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं ये रियलिस्टिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने सेट किए हैं, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं और रिसर्च करते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ह्यूमनिस्टिक स्कूल का, तो इसका एप्लीकेशन है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जो कि कार्ल रॉजर्स ने दी है। उन्होंने क्या बोला है कि जब भी हम थेरेपी करते हैं तो हमें, जिसका नेम है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, तो उसमें हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या, फर्स्ट चीज़ होती है ऑथेंटिसिटी, मतलब आपका जो पेशेंट है, आपका जो क्लाइंट है, उसके लिए आप जो है जेन्युइन हो, वो जो भी कंप्लेंट लेके आया है, जो भी प्रॉब्लम लेके आया है, आप उसके साथ ट्रांसपेरेंट हो, आप उसे जेन्युइनिटी से सुन रहे हो। फिर होता है सेकंड होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, दैट मीन कि आप जो क्लाइंट उसकी प्रॉब्लम लेकर आया है, आप उसे सुन रहे हो, तो आप कैसे सुन रहे हो उसे, विदाउट एनी जजमेंट। आप अपने जो है बिलीफ नहीं लगा रहे उसमें, अपना जजमेंट नहीं दे रहे, आप उसको सुन रहे हो उसी के पर्सपेक्टिव से, उसके ही शूज़ में रह के, दैट इज़ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और होता है एम्पैथी, मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि हम पर्सन की जो है, जो सामने आया है, उसकी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को समझ सके। ये होता है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, और इसी के थ्रू क्या होता है, सामने वाला हील होने लगता है। फिर इसमें क्या है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल में क्या क्रिटिसिज्म आए, उन्होंने बोला कि लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस है। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बता दी, लेकिन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो सकती। ये कल्चरल बायस में कैसे आया कि ये एप्लीकेबल नहीं है, सब पे एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज़ उन्होंने बोल दिया डिफरेंट लोग डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो होता है ना जो सब पे एप्लीकेबल हो, कोई भी चीज़ जब हम बताते हैं या फिर साइंटिफिक स्टडी बताते हैं तो वो एप्लीकेबल सब पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, मे बी ये एप्लीकेबल नहीं हो सब पे। नाउ वी विल सी द 7th एंड लास्ट स्कूल, दैट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि इमर्ज किया था इन रिस्पॉन्स टू बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में बात हुई थी ओवर्ट बिहेवियर की, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा बिहेवियर गवर्न करता है। वहीं कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने क्या बोला कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है मेंटल प्रोसेसेस की, उसकी तो बात ही नहीं की। तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, जो कि 1950s और 1960s के अराउंड था, जिसमें जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी, दैट इज़ कि स्टिमुलस आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसके थ्रू हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि इसके बीच में एक मीडिएशनल प्रोसेस भी होती है, दैट इज़ थिंकिंग की, परसेप्शन की, लॉजिक की, जो कि हम लगाते हैं बीच। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही हम अंडरस्टैंड करेंगे ये मेंटल प्रोसेस की, तो हमें समझ में आएगा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक मीडिएशनल प्रोसेस भी होती है। फिर इसके की फिगर्स कौन थे, अल्विक नाइजर, जिन्होंने कॉइन किया था ये टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी, प्लस उन्होंने ये एक इन्फ्लुएंशियल बुक भी लिखी थी 1967 में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फिर है जीन पुग्सो, जिन्होंने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन चिल्ड्रन।
ये हम आगे देखेंगे। और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस की। मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आ जाएगा हमारी थिंकिंग, कैसे हम सोचते हैं। फिर होगा परसेप्शन, जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। कोई भी चीज़ देख के ये समझने की जो परसेप्टिव पावर्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और फिर होती है मेमोरी। मेमोरी भी जो है, जो भी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसको हम कैसे जो फीड होती है वो किस में होती है, हमारी मेमोरी में। मेमोरी भी 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हम जल्दी ही भूल जाते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी और हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय एक्टिव लर्निंग। हम वही चीज़ दोबारा जब बार बार समझते हैं और पढ़ते हैं तो वो क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाती है। फिर होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। कितनी अगर कोई भी हमें मतलब रिसर्च हुई थी जिसमें हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट करने, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूट करते थे, तो हर इंसान की जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है और कितने अलग तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर होती है डिसीजन मेकिंग, कि किसी के अंदर बेटर होती हैं, कोई प्रॉपरली डिसीजन ले सकता है, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये भी मेंटल प्रोसेस में आता है। और इसमें हम फोकस करते हैं कि हम कैसे एक्वायर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर की, साथ साथ उसे स्टोर कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे इसमें हम कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन, कितने अच्छे से हम स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसको उस पर हम फोकस कर पा रहे हैं। जैसे कि आप कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप बैकग्राउंड जो भी आवाज़ आ रही है उससे हट के आप किस पे फोकस कर पा रहे हैं, उस लेक्चर पे। तो ये किसके अंदर आ गया, अटेंशन के अंदर। फिर होगी चॉइस बेस्ड बिहेवियर। दैट इज, हमें जो भी चॉइस दी जाती है या फिर चॉइस मिलती है तो हम उसके थ्रू जो है हमारा बिहेवियर कैसा होता है, 2 डिफरेंट चॉइस या फिर जितनी भी चॉइसेस है उसमें से हम क्या सिलेक्ट करके बिहेव करते हैं। फिर होती है स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स, कि हम लैंग्वेज जो है कैसे सीखते हैं। बचपन में हम जो है लैंग्वेज को जो बड़े होते हैं उन्हें जो है दोहराते हैं, रिपीट करते हैं और ऐसे ऐसे धीरे हम लैंग्वेज सीखते हैं। फिर होता है कंसेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग, कभी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद उससे फॉरगेट कर मतलब भूल जाते हैं, वो किसके अंदर आता है, कंसेप्ट ऑफ फॉरगेटिंग में। फिर इसमें हम क्या देखेंगे, मेजर थ्योरीज क्या क्या है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जिसमें ये बोला है कि हमारा माइंड किसकी तरह है, एक कंप्यूटर की तरह। जैसे कंप्यूटर के अंदर हम प्रोसेस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें चाहिए हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है माइंड भी ऐसे ही होता है, जिसमें हम कोई भी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, परसेप्ट करते हैं और फिर हम उसे स्टोर करते हैं हमारी मेमोरी में, और जब भी हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। लाइक रीडिंग अ बुक, जब भी हम कोई बुक रीड करते हैं जो भी उसमें लिखा होता है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी जाके फीड होती है, और जब भी हमें इस बुक के बारे में किसी से डिस्कस करना है तो हम क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। फिर होती है स्कीमा थेरेपी। इसमें क्या बोला उन्होंने कि जैसे हम मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड में चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि जब भी हमें किसी चीज़ की नीड हो तो वो हमें जल्दी से मिल जाए, ऐसी हमारी जो है माइंड में चीज़ें क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, असेंबल्ड होती है, ताकि जब भी हमें किसी चीज़ की नीड हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन की, तो हम उसे जल्दी से रिट्रीव कर सकें। और ये इन्फॉर्मेशन क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज के थ्रू भी जो है ऑर्गेनाइज होती रहती है। मतलब हमने अभी कोई इन्फॉर्मेशन, हम सेंसरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, साथ साथ हमने यही इन्फॉर्मेशन कभी पहले भी ली होगी, तो हमारा माइंड क्या है, इन दोनों को जो है इसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करके रखेगा। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ असिमिलेशन, दैट इज अभी की नॉलेज या फिर जो भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उससे वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है विद पास्ट नॉलेज एक्सपीरियंस। और अकोमोडेशन, डिफरेंट स्कीमास को, दैट इज डिफरेंट इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट करना और डिफ्रेंशिएट करना। फिर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि ये भी जीन ने दी थी, और इन्होंने जो है चिल्ड्रन पे एक्सपेरिमेंट किए थे। शुरू में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए छोटे बच्चों पे, जैसे 7 ईयर्स के, और उन्हें प्रॉब्लम दी। वहीं जो है 12-13 ईयर्स के बच्चे, उन्हें जो है सेम प्रॉब्लम दी। तो दोनों ने सेम प्रॉब्लम्स को जो है जब सॉल्व किया तो जो छोटे बच्चे थे उनकी सिमिलर मिस्टेक्स हो रही थी, और जो बड़े बच्चे थे उन्होंने सारी चीज़ें बहुत प्रॉपरली सॉल्व कर दी। तो उन्होंने बोला कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे अंदर जो है हमारा माइंड जो है डेवलप हो रहा होता है। और उन्होंने फिर ये थ्योरी दी जो कि है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि होती है 0 to 2 ईयर्स में हमारी होती है सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज हमारी जो 5 सेंसेस है हम उसके थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और एक्शंस के थ्रू सीखते हैं।
फिर होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और इस सेंसरी मोटर स्टेज में हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, वॉकिंग, लर्निंग, लैंग्वेज हम थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करते हैं। फिर होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स की होती है, इसमें हम सिम्बॉलिक लर्निंग करते हैं। और ये होती है ईगोसेंट्रिक, दैट इज़ कि हम जो छोटा बच्चा है वो अपने ही थिंकिंग से, अपनी ही माइंड की कैपेबिलिटी से चीज़ों को देखता है, उसके अंदर अभी लॉजिकल रीजनिंग नहीं आई होती है कि वो समझ सके मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ों को। और सिम्बॉलिक लर्निंग करते हैं, जैसे कि हम कोई भी बच्चे जब कोई भी इमेज बनाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की इमेज बनाते हैं, तो उनका मेन वो क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स को बना रहे हैं, उनका ये डिसाइड नहीं होता है वो कैसे दिखते हैं, मतलब वो सिम्बॉलिक लर्निंग सीखते हैं इस टाइम पे। फिर होती है 7 to 11 ईयर्स में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हमारी लॉजिकल रीजनिंग अराइज होती है। जब हम देखते हैं जो इस ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की, समझने की, और इसमें हम किसके कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। और लास्ट होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है, जिसमें हम एक्चुअली जो है एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, दैट इज़ हमारी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो चुकी होती है और हम जो है एब्स्ट्रैक्ट थॉट पे भी जो है वर्क कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। फिर एक होती है सोशियो कल्चरल थ्योरी जो कि लीव विगोट्स्की ने दी थी, और इन्होंने बताया था कि कैसे सोशल इंटरैक्शन और कल्चर हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दैट इज़ कि अगर हम एक चीज़ के बारे में जो है डिफरेंट लोगों से सुनते हैं तो हमारी क्या है उस टॉपिक पे थ्रू जो है डिफरेंट जो है थॉट्स आते हैं। और यही क्या है सोशल इंटरैक्शन है कि जितना ज़्यादा हम सोशली इंटरैक्टिव रहेंगे और चीज़ों को समझेंगे तो उतनी हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, और जैसे जैसे हम जिस कल्चर में हम रहते हैं वैसे ही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसके थ्रू शेप होता है। फिर होती है कॉग्निटिव लॉ थेरेपी, आपने देखा होगा जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है दिमाग में फीड करने की कोशिश करते हैं तो है हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मेंटल एफर्ट, कितना मेंटल एफर्ट हम लगा सकते हैं बीइंग यूज्ड इन वर्किंग मेमोरी, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए किसी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन का। हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ पे अगर वर्क कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हमें उसे ब्रेक डाउन करना चाहिए छोटे छोटे पार्ट्स में। इसमें क्या मेथड यूज़ होते हैं, फर्स्ट हुआ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि मेमोरी रिकॉल टेस्ट जो हम अगर हमने एक बैच लिया है उसमें हम देखेंगे कि कौन कितने अच्छे से मेमोरी रिकॉल कर सकता है, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में आ गया। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और न्यूरो इमेजिंग जिसमें हम MRI का यूज़ करके देखते हैं कि जब हम किसी को कोई प्रॉब्लम देते हैं तो कौन से पार्ट ऑफ माइंड जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो इसके अंदर आ जाएगा न्यूरो इमेजिंग के अंदर। और इसका एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है एजुकेशन में जिसमें हम करते हैं डेवलपिंग टीचिंग मेथड्स। हम देखा होगा ऐसे बात करते हैं कि अगर हम विजुअल टेक्निक्स यूज़ करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है एजुकेशन में कि ऐसे बेटर हम टीचिंग मेथड्स को इवॉल्व कर सके, वो आता है। फिर होती है CBT, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम क्या फोकस करते हैं कि जो हमारे माल एडेप्टिव थॉट्स आ रहे हैं, मतलब जो हमारे इम्प्रॉपर थॉट्स हैं जो हमें परेशान करते हैं, हम उनको उन पैटर्न्स को कैसे चेंज कर सकें, दैट इज हम सेल्फ अवेयर हो सकें। जो जेस्टाल्ट की साइकोलॉजी में भी हमने देखा था कि हम अगर हम अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो जाएंगे कि क्या हम सोचते हैं तो हम क्या है अपने बिहेवियर को भी गवर्न कर सकेंगे, और बेटर तरीके से हम अपने आप को अगर देख सकेंगे, थॉट्स को देख सकेंगे तो हमारा बिहेवियर क्या है चेंज हो जाएगा। वो जो साइकिल होती है थॉट्स और फीलिंग्स की वो ब्रेक हो जाएगी और हम क्या है ये थॉट्स को रोक सकेंगे। फिर अब इस स्कूल में क्या क्रिटिसिज्म आया कि हमने ओवर एम्फेसाइज कर दिया इंटरनल या फिर मेंटल प्रोसेसेस पे, और बिहेवियर जो है उस पर एम्फेसाइज नहीं किया। और ये साइंटिफिक स्टडी मतलब इंटरनल या मेंटल प्रोसेस को हम समझ तो सकते हैं लेकिन फिर भी वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट ही हुआ, तो उस लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च भी हो गई। और कॉम्प्लेक्सिटी, अब मेंटल प्रोसेस जो होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनको मेजर करना बहुत आसान नहीं होता, तो ये क्रिटिसिज्म आया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमोशन, फीलिंग्स और बिहेवियर इनका लिंक देखेंगे। थैंक यू।